Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a lecture on the topic of manuscript writing for scientific publication. How to avoid common mistakes of English language. As we know that most of us, those who write manuscript or research paper or article, we are not a native English speaker. हम जो है वो हमारी मादरी ज़बान जो है वो English नहीं है. So sometimes we do some mistakes and due to that mistakes our papers are sometimes rejected from good journals or high quality W category journals. तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आर्टिकल्स उन जर्नल्स में एक्सेप्ट हों तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको देखें कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड दैट वी नीड टू फोकस एंड टू आइडेंटिफाई एंड हाउ वी कैन अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव आवर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इम्प्रूव द एक्सेप्टेंस एंड रीडेबिलिटी ऑफ आवर रिसर्च पेपर्स और मैन्यूस्क्रिप्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. ये फर्स्ट स्लाइड हमें क्या बता रही है? राइटिंग इन इंग्लिश. Publishing in English allows you to reach the broadest possible audience and will help you achieve goal. So why we publish in English? Because हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रिसर्च है, जो हमारी पब्लिकेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्लोबल लैंग्वेज. तो जिस वजह से जो है इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है. So English is the language researchers from all countries used to communicate with each other, and 80% of journal index in Scopus database publish article written entirely in English. So this is another importance of writing your manuscript or research paper in English कि 80% जर्नल जो इंडेक्स हैं Scopus पे वो इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं या इंग्लिश में ही जो है वो पब्लिकेशन करते हैं. So for many researchers, English is not their first language and writing and publishing may be challenge. It is absolutely right कि बहुत सारे रिसर्च जो होते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो उसको हमें राइट करना, पब्लिश करना एक चैलेंज होता है. वंस प्रेजेंटेशन इज कंप्लीटेड यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड राइटिंग, अवेयर ऑफ कॉमन मिस्टेक एंड हाउ टू अवॉइड दैम. जैसे मैंने शुरू में बताया कि द मेन पर्पस ऑफ दिस लेक्चर कि आप ये अवेयर हो सकें कि या अंडरस्टैंड कर सकें कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, गुड राइटिंग इंग्लिश में कैसे होगी, आप जान सकें, अवेयर हो सकें कॉमन मिस्टेक से जिसको अवॉइड किया जा सके, और फिर उस तरह से जो है वो एक प्रॉपर आप रिसर्च आर्टिकल जो है वो अच्छे जर्नल में सबमिट कर सकें जिसकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा हो. यू विल ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू चेक योर लर्निंग विथ क्विज़ेस एज वी गो. कुछ छोटे से क्विज़ेस भी यहाँ पे रखे हुए हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, आप लर्न कर सकेंगे कि आप जो है लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं और उससे जो कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होनी चाहिए, दैट कॉम्प्रीहेंशन इज़ गोइंग टू डेवलप इन योर माइंड और स्टिल देयर इज़ सम गैप. नाउ ओवरव्यू, व्हाई इज़ गुड राइटिंग इम्पॉर्टेंट? गुड राइटिंग इज़ राइटिंग दैट क्लियरली कम्युनिकेट योर रिसर्च. तो गुड राइटिंग क्या है कि एक ऐसी राइटिंग है जो क्लियरली कम्युनिकेट करती है आपकी रिसर्च को. कम्युनिकेट करना क्या कहते हैं? क्लियरली कम्युनिकेट करना कि मीन्स आप जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं हो रही है आपसे रीडर की तरफ, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन रीडर जो है वो बीइंग अंडरस्टूड बाय द रीडर. यानी द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइटर ऑफ एन और ऑथर ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन from author of a manuscript and reader is being understood your communication or reading or information is being understood by the reader. तो तब ये जो होगी वो clear communication होगी. As we know, researchers are busy people. If your manuscript is poorly written and difficult to understand, they might now take the time to read it or cite it later. Means कि उनका interest जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और वो उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे. अच्छा, राइटिंग विल हेल्प्स अदर अंडरस्टैंड द वर्क यू हैव डन एंड हेल्प्स इन स्ट्रेंथन योर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ योर रिसर्च वर्क. दो फायदे हैं. एक तो फ़ायदा ये है कि जो ए गुड राइटिंग विल हेल्प यू विल हेल्प अदर कि आप ने क्या काम किया है, किस तरीके से किया है,
और आपकी अपनी कॉम्प्रीहेंशन भी अपनी रिसर्च के हवाले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। पुअरली रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रस्ट्रेट जर्नल एडिटर्स, peer reviewers and readers and hinder their understanding of complex scholarly concepts. If we are writing manuscript with poor English, तो इससे सबसे पहले तो जब वो आर्टिकल सबमिट होगा, जर्नल का जो एडिटर जो सबसे पहले उसको चेक करता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होगी कि भाई ये क्या लिख के भेज दिया, इट सीम्स दैट इट इज़ समथिंग रबिश। और अगर वहाँ से वो एडिटर ने उसको आगे पीयर रिव्यू के लिए भेज दिया तो पीयर रिव्यू भी जो होगा वो उसमें फ्रस्ट्रेट होगा। और अगर वो पब्लिश भी हो गया तो रीडर्स विल नॉट वेल एक्सेप्ट योर आर्टिकल। तो क्यों ये इशू आ रहा है, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिए हुए हैं जो कि रीडर के लिए जो है वो फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बन रहे हैं। सो हाई क्वालिटी राइटिंग बेनिफिट्स क्या होते हैं? इफ़ यू आर राइटिंग इन ए हाई क्वालिटी और उसको जो है वो बेहतर तौर पे कर लें, सबसे पहला बेनिफिट ये होगा, इंक्रीजेज द चांस ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर पब्लिकेशन। अक्सर वो बेहतर होता है कि हम बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं लेकिन पुअर इंग्लिश की वजह से, बल्कि बहुत अच्छी रिसर्च होती है, बट द ओनली रीज़न दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन ए गुड जर्नल कि वो जो है उसकी जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है वो बहुत पुअर है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा हाई क्वालिटी राइटिंग का? इंक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ एन आर्टिकल विद इन द रिसर्च कम्युनिटी। आपके जो रिसर्च आर्टिकल को अगर रिसर्च कम्युनिटी में डिस्कस किया जाएगा और वो दूसरों को भी रेफ़र किया जाएगा, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड पीस ऑफ एविडेंस। इसके अलावा एक्सेलरेट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च, आपकी भी एक्सेप्टेंस एज ए रिसर्चर और आपके आर्टिकल की भी, एंड इंक्रीजेज द फेथ ऑफ रीडर इन द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च, मीन्स द रीडर विल हैव फेथ इन यू एंड एज वेल एज इन योर रिसर्च कि आप एक अच्छे रिसर्चर भी हैं और क्वालिटी की रिसर्च भी करते हैं और क्वालिटी की राइटिंग भी करते हैं। नाउ अवॉइडिंग कॉमन लैंग्वेज इश्यूज, रीडर्स विल एक्सपेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन टू अपीयर एट सर्टेन प्लेसेस विद इन ए मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जो रीडर होगा उसको एक्सपेक्ट करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन अपीयर होगी सर्टेन प्लेसेस विद इन ए मैन्यूस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट का, इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में जो आप रिसर्च टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट का टाइटल है, उसका बैकग्राउंड डिस्कस होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ शुड कंप्राइजेस ऑफ इशू, लोकल इशू मींस इन योर कंट्री, इन योर सिटी, और ग्लोबल इशू जिसकी वजह से आपने उस पर रिसर्च किया है। एंड इन द थर्ड पैराग्राफ द रीडर विल एक्सपेक्ट कि आपने पहले बैकग्राउंड बताया पैराग्राफ में, फिर इशू डिस्कस किया सेकंड पैराग्राफ में, एंड इन द थर्ड पैराग्राफ द रीडर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल राइट द एम, ऑब्जेक्टिव और मेन रीज़न फॉर कंडक्टिंग दिस स्टडी, कि उसका थर्ड पैराग्राफ में यानी उसके ऑब्जेक्टिव को जो है वो क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये जो है दरअसल रीडर जो होगा वो एक्सपेक्ट करता है कि आपके मैन्यूस्क्रिप्ट में इस जगह पर ये इन्फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर रीडर ये चाह रहा है, ये चेक करना चाह रहा है कि ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है ये कहाँ की गई है, प्लेस इस ऑफ स्टडी क्या है, तो वो मैथोडोलॉजी के पार्ट में होनी चाहिए। सिमिलरली इफ़ यू डोंट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन वेयर रीडर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इट, they will likely become confused and will not understand your ideas clearly। तो अगर आप जिस प्लेस पे जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर जो रीडर होगा वो आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसको विल नॉट अंडरस्टैंड एंड विल बी कन्फ्यूज। By considering these reader expectations, you can greatly improve the readability of your manuscript। यानी बस इस चीज़ को फोकस कीजिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पार्ट में आपके आर्टिकल के जानी चाहिए, उस मैन्यूस्क्रिप्ट में उस प्लेस पर वो इंफॉर्मेशन मौजूद हो, सो दैट विल ग्रेटली इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड नॉट ओनली रीडेबिलिटी बट ऑल्सो एक्सेप्टेबिलिटी। A research conducted by Gopin and Swan outline a logical way for organizing ideas within manuscript that can improve the readability of your writing। कुछ आउटलाइन किए, कुछ लॉजिकल रीजंस इन्होंने बताया है कि उससे आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है दैट कैन इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। वो क्या है? की कॉन्सेप्ट्स दे परपोज। नंबर 1, यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस। एक ये बहुत बड़ा इशू है कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस लिख देते हैं,
जिसकी वजह से जो है वो रीडर को जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम होता है, रिव्यूअर को भी प्रॉब्लम होता है आपके आर्टिकल को समझने में। हमें बजाय लॉन्ग सेंटेंसेस के अपने कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेंटेंस में जो है वो कन्वे करना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट कीपिंग द वर्ब एंड सब्जेक्ट क्लोज टुगेदर इन सेंटेंसेस, यानी वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट जो भी बता रहे हैं और वर्ब यानी जो एक्शन है उसके दरमियान वो में जो है ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वो करीब होना चाहिए, जिसको हम आगे चल के फर्दर एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे। थर्ड पॉइंट, यूजिंग द टॉपिक एंड स्ट्रेस पोजीशन टू ऑर्गेनाइज एंड लिंक आइडियाज विद इन एंड बिटवीन द सेंटेंसेस। टॉपिक एंड स्ट्रेस पोजीशन, जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके स्टार्ट में टॉपिक उसके बता दें, यानी डायरेक्ट कर दें कि किस पे बात कर रहे हैं, और एट द एंड स्ट्रेस पोजीशन, एट द एंड ऑफ द योर सेंटेंस स्ट्रेस पोजीशन शुड बी देयर, ताकि जो है वो ये बात क्लियर हो सके कि इस पूरे सेंटेंस में किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया और ये एट द एंड कंक्लूजन उस सेंटेंस से क्या निकल रहा है। और जो भी हो टॉपिक और स्ट्रेस पोजीशन का आपस में लिंक जो हो या आइडिया जो हो वो डेवलप करना ज़रूरी है। इसको भी हम आगे चल के अभी एग्जाम्पल्स में देख रहे होंगे। नाउ कंसाइज राइटिंग, व्हेन राइटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल विदाउट ओमिटिंग एसेंशियल डिटेल्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बी ब्रीफ एज पॉसिबल, वो जब भी मुमकिन हो सकता है, जैसा कि हमने पहले बात की, यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस, बट डोंट ओवरलुक दिस फैक्टर कि कोई भी एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे जो आपको देनी है वो ओमिट ना हो जाए। शॉर्ट सेंटेंस का ये मतलब नहीं है कि आप कोई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ओमिट कर दें या वो ना लिखें। ए कॉमन मिस्टेक दैट ऑथर्स मेक इज ट्राइंग टू इंक्लूड टू मच इन्फॉर्मेशन इन देयर सेंटेंसेस। अब जब टू मच इन्फॉर्मेशन इन देयर सेंटेंसेस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? व्हेन सेंटेंसेस आर टू लॉन्ग, most readers will have to read the sentences at least twice to understand the presented idea। और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। जब आपका आर्टिकल एडिटर के पास जाएगा या ये कि रिव्यूअर के पास जाएगा तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बार बार आपके ट्वाइस जो है वो आपके सेंटेंसेस को पढ़े, समझने की कोशिश करे कि आप क्या आइडिया प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं या क्या फाइंडिंग्स आप बताना चाह रहे हैं। तो वो जो होगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वहीं पर वो आपके आर्टिकल के बारे में जो रिपोर्ट बनाएगा रिव्यूअर वो नेगेटिव कमेंट्स डाल देगा और फिर आपका आर्टिकल एक अच्छे जर्नल में एक्सेप्ट होने से रह जाएगा। योर रीडर्स लाइक यू आर बिजी एंड वॉन्ट टू फाइंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। आप भी बिजी हैं, जो रीडर है वो भी बिजी है, यू आर रिसर्चर, the reviewer of your article and the reader of your article, they are also researcher, everyone is busy, that is why they need relevant information quickly and efficiently। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम लगाएं आपके आइडिया को समझने के लिए। सो टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर राइटिंग यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। देखें आप सेकेंड टाइम ये आया है, इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यू शुड यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर राइटिंग। हमें लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। प्रेजेंट ओनली वन आइडिया पर सेंटेंस। अनदर क्लू, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप सेंटेंस लिखें उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दें, एक आइडिया दें, एंड लिमिटिंग द सेंटेंस लेंथ टू ए मैक्सिमम ऑफ 20 to 25 वर्ड्स, कि ये 20 to 25 वर्ड्स आर इनफ फॉर ए सिंगल सेंटेंस टू गिव वन आइडिया और वन कॉन्सेप्ट इन ए सिंगल सेंटेंस। अनदर थिंग इज दैट कीप द थिंग सिंपल। Simple language is usually clearer. It is more precise and concise than complex language. अब इसमें जो बात है ये बड़ी important है कि some authors believe that कि वो एक complex English और बहुत ही hi-fi English, high-tech English और ऐसी English यूज़ करें जो कि आम फहम में यानी commonly understanding में नहीं आती, और वो ये समझते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज वो अपने आर्टिकल में इस्तेमाल करके पढ़ने वाले पर, रीडर पर इम्प्रेशन दे रहे हैं। दरअसल वो इम्प्रेशन नहीं दे रहे बल्कि और जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन उनकी जो होगी वो एक्सेप्टेंस ऑफ आर्टिकल उसमें जो होगे वो डिक्रीज़ हो जाएगी और रीडेबिलिटी भी कम हो जाएगी और जो भी रीडर होगा वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वाई यही बात की जा रही है आगे भी कि मैनी ऑथर्स इनकरेक्टली अज्यूम that they should use complicated language as they are often describing something that is sophisticated।
व्हेन इन फैक्ट इट कैन कंफ्यूज द रीडर एंड वीकन योर मैसेज। दो इसके नुकसान होंगे, एक तो ये कि आपका जो मैसेज होगा वो कंफ्यूज कर देगा पढ़ने वाले को, और दूसरी चीज़ ये कि मैसेज भी वीक हो जाएगा, स्ट्रांगली जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं रीडर को या रिव्यूअर को या एडिटर को वो कन्वे नहीं हो सकेगा। नाउ देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर कंसाइज राइटिंग। अब वो गाइडलाइंस क्या हैं, की पॉइंट्स क्या हैं? ओनली वन आइडिया पर सेंटेंस। सो जब भी हम बात करें एक आइडिया दें पर सेंटेंस पे, मीन्स वन कॉन्सेप्ट इन वन सेंटेंस। यूज द एक्टिव वॉइसेस नॉट द पैसिव वॉइस व्हेन पॉसिबल। व्हेन पॉसिबल मीन्स कि जहाँ आपके पास कोई हल नहीं है वहाँ तो आप पैसिव वॉइस यूज़ कर लें, बट ट्राई टू अवॉइड, कोशिश करें कि जो भी सेंटेंस मेंशन करें वो एक्टिव वॉइस में आप राइट करें, राइट इन एक्टिव वॉइस, अवॉइड पैसिव वॉइसेस, क्योंकि फॉर मैनी ऑफ द रीडर्स इट may cause confusion. Another thing is that delete unnecessary or vague words and replace them with more specific words. Means कि vague words को avoid करें, replace करें with more specific word related to the concept, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई confusion ना रहे और जो understanding हो वो clear हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कंसाइज राइटिंग एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, बैड एग्जाम्पल एंड गुड एग्जाम्पल। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बैड एग्जाम्पल को अगर हम देखें, द कंपनी दैट इकोनॉमिस्ट्स कंसिडर्ड टू बी ए मॉडल फॉर मॉडर्न एम्प्लॉय कंडीशंस वाज श्रेवर्स पब्लिशिंग विच वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए सब्सिडरी ऑफ द श्रेवर्स एजुकेशनल ग्रुप बाय डॉक्टर जॉन मैचकेम्स इन 1923। एक कंपनी है दैट इकोनॉमिक्स कंसिडर कि एक मॉडल है मॉडर्न एम्प्लॉय कंडीशन का, जिसको किसका है, श्रेवर्स पब्लिशिंग का, इस्टेब्लिश हुई एज ए सब्सिडरी श्रेवर्स एजुकेशनल ग्रुप की। कौन था इसके पीछे, डॉक्टर जॉन मैचकेम इन 1993। अब ये इतना जुमला जो है वो सेंटेंस जो है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। गुड एग्जाम्पल क्या है इसकी, इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड श्रेवर्स पब्लिशिंग टू बी ए मॉडल मॉडर्न एम्प्लॉय कंडीशन। अब ये एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट कर लिया है इन्होंने, ठीक है, यानी इनको जो है बजाय ये सिंगल लॉन्ग सेंटेंस के इसको दो सेंटेंस में ब्रेक किया है कि इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड श्रेवर्स पब्लिशिंग टू बी ए मॉडल ऑफ मॉडर्न एम्प्लॉय कंडीशन, और ये फुल स्टॉप आ गया। डॉक्टर जॉन मैचकेम्स एस्टेब्लिश दिस कंपनी एज ए सब्सिडरी ऑफ द श्रेवर्स एजुकेशनल ग्रुप इन 1923। अब ये देखें, दो सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करने से इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो गई, कंसाइज हो गई। तो यही बात यहाँ पे नोटेबल है कि बाय प्रेजेंटिंग वन आइडिया पर सेंटेंस यू कैन रिड्यूस द फर्स्ट लॉन्ग सेंटेंस जो कि 33 वर्ड्स था टू टू शॉर्टर एंड क्लियर सेंटेंसेस 12 एंड 16 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। अब ये सिंगल सेंटेंस है 33 वर्ड्स का, और यहाँ पे दो सेंटेंस में हमने कन्वर्ट किया है जो कि 12 वर्ड और 16 वर्ड पे। बट ये जो है सेकंड जो है वो दिस इज़ मोर कंसाइज, मोर क्लियर एंड गिविंग द आइडिया और कॉन्सेप्ट इन ए क्लियर वे, और किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा। नाउ अब आते हैं क्विज की तरफ। नाउ व्हाट इज बेटर सेंटेंस? इन इवेल्युएटिंग द यूजर इंटरफेस द डेवलपर फाउंड इट इनएडिक्वेट। ठीक है, इन इवेल्युएटिंग द यूजर इंटरफेस द डेवलपर फाउंड इट inadequate. दूसरा सेंटेंस, द यूजर इंटरफेस वॉज फाइनली इवेल्युएटेड बाय द डेवलपर एंड वॉज फाउंड टू बी inadequate. अब ये दो आपके पास सेंटेंसेस मौजूद हैं, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है। नाउ यू हैव टाइम few seconds to read it carefully and decide which one is correct. It is a quiz. Then I will after few seconds I will clear you that which one is correct. Now let's see which one is correct. Let me clear you, this sentence is correct in evaluating the user interface, comma आदि बात यहाँ की, the developer found it inadequate, इसने इसको डेवलपर को लगा कि ये inadequate है। और यहाँ पर जो है ये क्यों क्या वजह ये कि देखिए एक सेंटेंस ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ और दूसरा सेंटेंस यहाँ हुआ। यहाँ पे सिंगल सेंटेंस में पूरी बात की जा रही है जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट सेंटेंस, द ऑर्केस्ट्रा वॉज कंडक्टेड इन ए स्लो and laborious manner by its conductor.
orchestra was conducted in a slow and laborious manner by its conductor. Second, the conductor conducted the orchestra slowly. Now which one is correct? अब फिर मैं few seconds दे रहा हूँ, आप इसको एक दफ़ा देख लें. So now the correct answer is the conductor conducted the orchestra slowly. This is the correct answer. So now let's move further. हमने बात की सब्जेक्ट एंड वर्ब प्लेसमेंट की और हमने कहा था कि देयर मस्ट नॉट बी ए बिग गैप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब प्लेसमेंट. रीडर्स एक्सपेक्ट द वर्ब्स क्या है? ए वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब एन एक्शन इन ए सेंटेंस टू बी नियर द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. यानी ये कि ये नियर होना चाहिए किसके? सब्जेक्ट के, यानी गैप नहीं होना चाहिए. Some authors tend to insert a lot of text that describe the subject between the subject and verb. और यानी कुछ authors ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. सो इन दीज केसेज व्हेन द रीडर रीचेज द वर्ब दे कैन फॉरगेट व्हाट द सब्जेक्ट वाज. यानी ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाती है और रीडर को वो चीज़ नहीं समझ आती कि वो आखिर जो ऑथर जो वहाँ पे लिख रहा है वो आखिर बताना क्या चाह रहा था. दे विल देन हैव टू गो बैक टू बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर क्लैरिफिकेशन. और फिर वो जब क्योंकि वो भूल गया तो फिर वो दोबारा उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आखिर उसका लिंक क्या है और क्या वो समझाना चाह रहा था. और जैसे हमने शुरू में बताया कि नो वन हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो होगा फिर वो आपके आर्टिकल की एक्सेप्टेंस और रीडेबिलिटी कम हो जाएगी. सो योर रीडर शुड ओनली हैव टू रीड योर राइटिंग वंस टू अंडरस्टैंड योर आइडियाज. लिहाजा ये ज़रूरी है कि जो रीडर हो वो आपकी जो राइटिंग है उसको एक दफ़ा रीड करे और अंडरस्टैंड करे दैट व्हाट आइडिया यू वांट्स टू गिव. टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट कीप सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स क्लोज टुगेदर इन योर सेंटेंसेस. ठीक है, तो जैसे हमने शुरू से ही बात की कि वी नीड टू कीप सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स क्लोज टुगेदर इन आवर sentences whenever we are writing manuscript. Now examples, subject and verb placement. Again we have bad example and good example. अब bad example क्या है यहाँ पे? The patient's liver readings at 48 hours after exposure to the virus had increased by 50%. अब आप ये देखें कि जो पेशेंट्स लिवर रीडिंग ये जो है क्या है? दरअसल सब्जेक्ट है और इंक्रीज बाय 50% जो है वो वर्ब है. अब बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया 48 आवर टू द वायरस हैड इंक्रीज बाय 50%. दैट इज़ वाई इट इज़ बैड एग्जाम्पल, पुअर एग्जाम्पल. गुड एग्जाम्पल क्या है? द पेशेंट्स लिवर रीडिंग्स हैड इंक्रीज बाय 50%, यानी जहाँ सब्जेक्ट साथ में वर्ब एट 48 आवर आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस. सो हेयर द कॉन्सेप्ट इज़ मोर क्लियर. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मोर क्लियर है और बेहतर अंदाज में जो है वो मैसेज को कन्वे कर रहा है. तो यू शुड राइट योर सेंटेंसेज लाइक दिस कि जो भी इंफॉर्मेशन हो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में गैप ना हो. उसके बाद जो है वर्ब के बाद आप जो भी डिस्क्राइब करना है उसको डिस्क्राइब करें. इट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड राइटिंग. अच्छा, इसके बाद है टॉपिक पोजीशन. द टॉपिक पोजीशन रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस. जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि टॉपिक पोजीशन जो होगी वो सेंटेंस को गाइड करेगी और उसके बिगिनिंग में होगी, यानी रीडर को गाइड करेगी कि वो रीड होकर उससे गाइडेंस ले कि ये आखिर ऑथर उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहा है. द इंफॉर्मेशन सर्व्स टू फंक्शन फॉर द रीडर. दो इंफॉर्मेशन फंक्शन है इसके टॉपिक पोजीशन के. नंबर वन, इट शुड इंट्रोड्यूस टू द रीडर व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी प्रेजेंटेड इन द सेंटेंस, यानी क्या इंफॉर्मेशन सेंटेंस में आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. एंड टू मेक दिस आइडिया फैमिलियर टू द रीडर इट नीड टू लिंक बैक टू प्रीवियसली डिस्कस इंफॉर्मेशन. यानी अगर उससे पहले का कोई सेंटेंस आपने बनाया है तो वो उसको पिछले वाले सेंटेंस से भी लिंक कर रहा होगा जो टॉपिक पोजीशन होगी, यानी बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस होगी. तो इस अंदाज से जब आप टॉपिक पोजीशन को यानी सेंटेंस को लिखेंगे तो वो एक अच्छी राइटिंग
कहलाएगी और एक अच्छी जो होगी वो टॉपिक पोजीशन होगी, सेंटेंस की बिगनिंग सही होगी और रीडर को जो होगी वो इंट्रोड्यूस आप बेहतर अंदाज से कर सकते हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल प्रेजेंट इन द सेंटेंस और उसको आइडिया फैमिलियर टू द रीडर के लिंक बैक टू प्रीवियसली डिस्कस इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल टॉपिक पोजीशन. एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन रेट्स हैव बीन इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड. अब ये देखें, ये एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया कि एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन रेट्स हैव बीन इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड. आपका स्टार्ट हुआ ये टॉपिक पोजीशन एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, इस पर बात हो रही है. फिर इसकी बात हो रही है ट्रांसमिशन हैज़ बीन रैपिड, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन, ये क्या हो रहा है, टॉपिक पोजीशन है. हैज़ बीन रैपिड ओइंग टू हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, ट्रांसमिशन की बात होगी. फिर क्या आ रही है इसकी टाइप की, H5N1 इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा करंटली बीइंग स्टडी. यानी आपको बता रहा है कि अब इस पे सेंटेंस इस पर बात करेगा. फिर लास्ट में एपिडेमियोलॉजी स्टडीज हैव शोन दिस वायरस टू बी स्पेशली पैथोजेनिक, यानी हम अब इसकी एपिडेमियोलॉजी पे बात करेंगे. यानी ये टॉपिक पोजीशन बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हमें गाइड कर रही है और पिछले से सेंटेंस से लिंक भी है. तो यही जो दो की पॉइंट है यहाँ पे कि जो होगा इंफॉर्मेशन विल के इट शुड इंट्रोड्यूस टू द रीडर व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी प्रेजेंटेड, और फिर के टू मेक दिस आइडिया फैमिलियर टू द रीडर एंड इट नीड्स टू लिंक बैक टू प्रीवियसली डिस्कस इंफॉर्मेशन, यानी जो पिछले सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है उससे भी, ताकि वो लिंक कर सके. तो दिस इज अबाउट टॉपिक पोजीशन. फिर हम आते हैं स्ट्रेस पोजीशन पे, जो वही गोपिन ने और एटाल ने हमें बताई है. ए रीडर विल अनकॉन्शियसली फोकस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. क्यों? टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट. यानी जब सेंटेंस एंड हो रहा होगा तो उसको वो समझ आना चाहिए कि आप जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं उसको सेंटेंस में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रीडर, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिव्यूअर. यानी दरअसल आपका आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है. द इंफॉर्मेशन कैन बी रेफर टू एज द स्ट्रेस पोजीशन ऑफ द सेंटेंस. यानी वो जो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेस पोजीशन कहलाएगी. लिहाजा यू शुड यूज इट वेरी स्मार्टली विद दिस एक्सपेक्टेशन इन माइंड. यानी जो रीडर होगा उसके माइंड में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि एट द एंड एक कंक्लूजन निकलेगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. यू कैन एम्फेसाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट योर प्रेजेंटेड आइडिया बाय प्लेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है, तो वो उसके माइंड में है रीडर के कि वो एम्फेसाइज करेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंट योर प्रेजेंटेड आइडिया एंड प्लेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. अब हम इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेस पोजीशन. हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2. सेंटेंस 1 पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू असेंबली लाइन इंक्रीज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. एक ये हमारे पास सेंटेंस है और इसमें आप ये देखें कि टॉपिक पोजीशन क्या है कि इंट्रोडक्शन हो रही है न्यू असेंबली लाइन की और स्ट्रेस पोजीशन है इंक्रीज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर अपोजिट है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज, यानी हम जो टॉपिक पोजीशन है वो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू असेंबली लाइन, यानी स्ट्रेस पोजीशन आ रही है न्यू असेंबली लाइन. तो अब इन दोनों में ये फ़र्क है. अब इनको यही देखते हैं. इन सेंटेंस 1 इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इज इन द स्ट्रेस पोजीशन, ये जो है इंक्रीज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. सो ए रीडर कुड अज्यूम दैट द ऑथर्स look at the various effect of introduction of the new assembly line and the key effect that was observed was the increase in the tablet manufacturing. यानी वो जो ऑथर हो, रीडर जो होगा वो ये समझेगा कि जो ऑथर है उसने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेस पोजीशन है ये डायरेक्ट कर रहा है, यह क्या बात की है कि वेरियस इफेक्ट ऑफ न्यू असेंबली लाइन, और उससे क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है इंक्रीज इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन इन सेंटेंस 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू असेंबली लाइन इज इन द स्ट्रेस पोजीशन. ये हमारे पास स्ट्रेस पोजीशन जो है वो न्यू असेंबली लाइन यहाँ पर स्ट्रेस पोजीशन पे, जो जबकि यहाँ पर पहले ये जो थी वो टॉपिक पोजीशन थी. अच्छा, इन दिस केस ए रीडर कुड अज्यूम दैट द ऑथर लुक एट वेरियस वेज टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ दीज इट वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू असेंबली लाइन दैट हैड ग्रेटेस्ट इफेक्ट. यानी इस न्यू असेंबली लाइन के इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग पर जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर बात हो रही है. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो न्यू असेंबली लाइन से
किस तरह से रिलेटेड है, तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी रीडर के लिए, ये जो कॉम्प्रिहेंशन होगी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो दैट यू शुड डिसाइड व्हेन यू आर राइटिंग ए सेंटेंस, यू शुड डिसाइड कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या जो है टॉपिक पोजीशन देना चाहते हैं और क्या स्ट्रेस पोजीशन देना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं यानी डायरेक्ट करना चाहते हैं रीडर को, तो वो टॉपिक पोजीशन यानी बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट मैसेज एट दी एंड कन्वे करना चाहते हैं वो स्ट्रेस पोजीशन यानी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पर होना चाहिए। तो दैट शुड बी द वे टू राइट ए सेंटेंस। अच्छा, in the following example, the stress position are in the bold and help introduce the subject of the next sentence. Like for example, to increase the number of students applicants, the university recently implemented a new program. तो क्या है यहाँ पर टॉपिक पोजीशन क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। आगे क्या हो रहा है? फिर वही एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी इससे लिंक है, यानी इसको डायरेक्ट कर रहा है वही टॉपिक पोजीशन, इज टू फर्स्ट गिव सेमिनार एट द टॉप रैंकिंग हाई स्कूल्स ऑफ द रीजन्स। ठीक है, टॉप रैंकिंग हाई स्कूल्स द रीजन ऑफ द रीजन्स। ठीक है, इससे पहले ऑफ द भी होगा, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये यानी ये कि रीजन के जो न्यू प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हाई स्कूल में जो होगा वो सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसी से लिंक बनेगा आगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोकल स्टूडेंट इज द इनिशियल स्टेप फॉर प्रोग्राम्स सक्सेस, यानी उसी रीजन के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, लोकल स्टूडेंट जब इंक्रीज होंगे तो वो पहला स्टेप होगा प्रोग्राम की सक्सेस का। और हम बता रहे हैं कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोग्राम सक्सेस। तो ये जो होगी एक एग्जाम्पल होगी। नाउ इन the following another example, the stress position are the bold and help introduce the subject of the next sentence. यहाँ पर भी आ रहा है, the patient went to the hospital to see a gastroenterologist, यानी patient went यानी patient जा रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें, कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए। द डॉक्टर देन परफॉर्म ए सीरीज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होगा वो टेस्ट परफॉर्म करेगा। ये टॉपिक पोजीशन और ये फिर स्ट्रेस पोजीशन। फिर इसी तरीके से टॉपिक पोजीशन, द रिजल्ट शोड दैट द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो टेस्ट कराए गए उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकला। फिर एंटीबायोटिक्स वर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट द इन्फेक्शन बिफोर द पेशेंट डेवलप्ड एन अल्सर, और एंटीबायोटिक्स दी गई फिर उसको उस इन्फेक्शन के लिए ताकि वो आगे अल्सर डेवलप ना हो। और एक मैसेज जो होगा, एक तो ये कि देखें आप ये ऑर्गेनाइज्ड वे में सीक्वेंशली चल रहा है, और किस तरीके से उसने टॉपिक पोजीशन को और स्ट्रेस पोजीशंस को आपस में डिफरेंट सेंटेंसेस में लिंक भी किया है, और अपनी इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में लेता हुआ चला गया है ताकि पढ़ने वाला जो हो, रीडर जो हो, वो इसको पढ़ते हुए एंजॉय कर सके। सो की पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेस पोजीशन, specifying the key information at the end of sentence will change the reader's interpretation of that sentence. जो की इंफॉर्मेशन जब आप स्ट्रेस पोजीशन जो होगी वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लेंगे तो आप रीडर की जो इंटरप्रिटेशन होगी उसको चेंज कर सकते हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस जो रीडर की जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ और हो, लेकिन आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो जिस तरह से उसको समझाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने स्ट्रेस पोजीशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया अपने सेंटेंसेस में while writing your manuscript, तो फिर आप जो होगी इंफॉर्मेशन जो होगी उसकी इंटरप्रिटेशन उसी अंदाज में जो होगी वो रीडर के लिए पॉसिबल कर पाएंगे जिस अंदाज में उसको होना चाहिए। सेकेंड की पॉइंट, इन एडिशन टू एम्फेसाइजिंग what is important, the stress position also provide a clue as to what the next sentence will be about. तो दो फायदे हैं, एक तो ये कि आप एम्फेसाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेंटेंस, और ऑल्सो यू विल गिव क्लू कि व्हाट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट फॉलो अप सेंटेंस और नेक्स्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस. So by providing these clues, author can help manage reader expectations and ensure that the presented ideas are communicated more effectively. तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अगर इस तरह से जो है वो सेंटेंस की राइटिंग करेंगे, एक तो रीडर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी आइडिया या कॉन्सेप्ट आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट इज द quiz. Why should the subject and verb be close together? Number one, it is an
आर्बिट्ररी ग्रामर रूल, पहली चीज़ ये कि ग्रामर रूल है। दूसरा, टू मेक श्योर दैट बोथ आर आइदर प्लूरल और सिंगुलर टुगेदर, और सो दैट द रीडर इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अननेसेसरी वर्ड इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब्स। तो अब इसमें जो होगा, जो करेक्ट आंसर है वो आपके लिए मैं फ्यू सेकेंड्स आई एम लीविंग, देन यू थिंक अबाउट इट, read it again and think about it, then I will give you answer. So the correct answer is now here is this one. The reader is not distracted by unnecessary word in between subject and verbs. So this is first question of the verb. Now what is the second question? Why should you put your sentences, most important ideas at the end of the सेंटेंस? जैसे हमने वही स्ट्रेस पोजीशन की बात की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज हम क्यों जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रखें। ऑप्शन 1, बिकॉज इट इज द नेचुरल स्ट्रेस पोजीशन इन द इंग्लिश, सो रीडर विल नो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। दूसरा, बिकॉज इट विल पॉइंट आउट व्हाट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विल बी अबाउट, और नेक्स्ट ऑप्शन, बोथ आर ट्रू। सो नाउ रीड इट अगेन एंड थिंक अबाउट इट, देन आई विल आंसर यू। So now the correct answer is both are true. ये दोनों जो है हमारे पास सही है। So आज के लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो इसकी कंटिन्यूएशन में होगा मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, कि हाउ टू राइट ए गुड मैन्युस्क्रिप्ट सीक्वेंशियली, और जो इंग्लिश एडिटिंग है एंड जो खास स्पेशली फॉर नॉन नेटिव राइटर एंड नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर राइटर, तो वो जो है वो किस तरीके से दे कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग एंड प्रोड्यूस देयर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर acceptance in a good quality, high impact journals. Thank you very much. Soon we will come back.